of RIT Incubator Foundation, Roorkee. He has received several awards and honors, including Startup India Recognition Certificate and Startup Uttarakhand Government Recognition Certificate. He also organizes online and offline workshops and events with angel investors and business experts. So now I request you, sir, to kindly take over the session and enlighten our students. Yes, sir, you can start. उनका जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कोई इनोवेशन नहीं होता है। जनरली जो रेगुलर चल रहा प्रोजेक्ट होता है उसी को रेगुलर रूप से वो प्रोसीड करते हैं। बट जो स्टार्टअप्स होता है उसमें जनरली एंटरप्रेन्योर होते हैं, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ही स्टार्टअप जनरेट करते हैं। और एक बात और मैं बतलाना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योर का अर्थ एक्चुअली आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। जनरली एंटरप्रेन्योर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना बिजनेस नए इनोवेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। नए इनोवेशंस में कोई ऐसा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है जिसमें जो मार्केट में रन हो रहा हो प्रोजेक्ट या बिजनेस उससे डिफरेंट होता है, उससे नया होता है, उससे यूनिक होता है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं। स्पेशली अगर हमारे जर्नी की बात की जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो स्टार्टिंग पोजीशन से एक रिस्क मेंटेन करना पड़ता है स्टार्टअप। ऑब्वियसली आप अगर मार्केट में उस न्यू आइडिया को प्रीफर करते हैं, न्यू आइडिया को ला रहे हैं, तो लोगों को नॉलेज नहीं होता उसके बारे में। आप जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोगों को आपके प्रोडक्ट जो भी आपका इनोवेटिव आइडिया होगा उसका वो के विषय में लोग नहीं जान रहे होते, तो एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग यूज किया जाता है एक्चुअली मार्केटिंग स्टेज में जब इंट्रोडक्शन लेवल पे, जनरली इंट्रोडक्शन लेवल पे कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसे ग्रोथ लेवल पे आने में या फिर ग्रोथ लेवल से मैच्योर्ड लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसमें अदर बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा हो या फिर ये कंपटीटर यानी कि जिस बिजनेस में कंपटीटर हो और जो कंप्लीट इनोवेटिव आइडिया हो, अगर दोनों में डिफरेंसेस देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो रोड मैप होता है उसमें लगभग लंबा गैप होता है, कर सकते हैं। यानी ये डिपेंड करता है स्टार्टअप पे, ऐसा एक आइडिया है सामने वाले का और उस पे वो कितना मेहनत कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है टाइम ग्रोथ को लेके। लेकिन ये 100% श्योर है कि इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, यानी बहुत पेशेंस अगर आपने है तो आप अब बेटर ये सबसे बड़ी बात एक और आता है इसमें फंडिंग का। यानी कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इनोवेशन विदाउट फंडिंग तो कैच हो नहीं सकता। नहीं हम लोग या कोई भी व्यक्ति जिसे ये कर सकते हैं। जनरली फंडिंग का जो बेस पॉइंट होता है वो कहा जाता है टेक्निकल इफेक्ट, यानी फ्रेंड फैमिली और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग स्टार्टअप्स जनरेट करने में जो फंड का जो बेस है वो दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। ऐसा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप स्टार्टअप जनरेट कर रहे होते हैं उस टाइम में जो फंडिंग की कहानी होती है कोई आपके बिलीव नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण आपके फ्रेंड हो या फैमिली हो, बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें कंप्लीट रूप से सहयोग मिला हो अपने फ्रेंड या फैमिली या फॉलोअर्स से, बिकॉज ड्यू टू ट्रस्ट इशू आपके किसी को भरोसा नहीं होता है, इसलिए उन्हें फंड देने में पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट का कुछ फंडिंग को पॉलिसी है। अगर आपके पास यूनिक आइडिया है, आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके पास अच्छा क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन आपका रिलेट कर रहा है, इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्राउंड है आपका, अगर सब एलिजिबिलिटी यानी बिजनेस स्टार्टअप्स करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप्स नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग डेडिकेटेड
अगर माइंडसेट किए हुए हैं कि इसे ग्रोथ करना है, देन आफ्टर ये हम स्टार्टअप्स में आगे बढ़े, नहीं तो हमारे समझ से ये मतलब टाइम पास करने जैसा हो जाएगा। आई थिंक कि अगर आप कंप्लीट रूप से स्टार्टअप्स में करने के लिए माइंडसेट किए हैं, देन आफ्टर अपनी एलिजिबिलिटी जो आपका अपना कम से कम अपने सोर्स से आप क्या दे सकते हैं, फ्रेंड फैमिली या फॉलोअर्स क्या देंगे, उससे भी पहले आप अपने सोर्स से क्या कर सकते हैं ये मैंने रखा है। और अपने सोर्स से आपको कंप्लीट डेडिकेशन और कंप्लीट रूप से एक पेशेंस रख के और आप वर्क कर सकते हैं। अब next point your कंप्लीट रूप से स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स डेवलप के लिए गवर्नमेंट का भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर, एक्चुअली इंक्यूबेशन सेंटर का एक अच्छा खासा रोल होता है, जिसमें स्टार्टअप डेवलप करने के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। एक्चुअली आपको मेंटरशिप की तो अति आवश्यक है, विदाउट मेंटरशिप तो आप किसी भी स्टार्टअप को डेवलप नहीं कर सकते। ऐसे इसका भी रीजन ये है कि आपके पास नॉलेज जो है स्टार्टअप का, जो प्रोजेक्ट आप बनाए हैं या प्रोजेक्ट आप अपने माइंडसेट से रन कर रहे हैं, तो आपके पास उसका नॉलेज होगा, पर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी जानकारी बहुत कम होती है लोगों में, जिसके कारण भी स्टार्टअप फेलियर होता है। तो जनरली मेंटरशिप एक माइंडसेट, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर लेना चाहिए किसी भी स्टार्टअप डेवलपर्स को कि वो एक गाइड, एक मेंटर के सहारे अपना जो उद्योग है जो आप लगाना चाह रहे हैं स्टार्टअप के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा एक DPIIT रजिस्ट्रेशन, यानी आप अपना स्टार्टअप अगर रन करना चाह रहे हैं, देन आफ्टर आपको अपने स्टार्टअप का जब पिच आप तैयार कर ले रहे हैं या प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जा रहा है, उसका पिचिंग तैयार हो जा रहा है, देन आफ्टर आपको पेटेंट करवा लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी अगर अपने स्टार्टअप का पेटेंट आप नहीं करवा पाते हैं, अगर देन आपका स्टार्टअप कोई और भी ये हैक कर सकता है, चोरी कर सकता है, और जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देन आफ्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पहली प्राथमिकता यानी पहला कि जब आप अपना स्टार्टअप तैयार करें तो सबसे पहले उसे पेटेंट करवा लें एंड कॉपीराइट पेटेंट करवा लें, और उसके बाद उस स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करवाएं। सबसे पहले स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाएं, यानी जो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत या स्टेट स्टार्टअप जहाँ आप हैं, जिस स्टेट में है उस स्टार्टअप के उस स्टेट के अंतर्गत ही अपने स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करवा लें। और देन आफ्टर सीड फंडिंग को लेके सीड फंडिंग की तैयारी करें। एक्चुअली स्टार्टअप को गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सीड फंडिंग भी, वेंचर कैपिटल की है, बहुत सारे, बट सबसे बेस्ट सीड फंडिंग इसलिए भी है क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल ग्रांट होता है। सीड फंडिंग में दोनों ग्रांट होते हैं, बट नॉन रिफंडेबल ग्रांट के लिए अगर अप्लाई करके आपका अगर जो आपका प्रोजेक्ट या आपका जो स्टार्टअप है या आपका जो योजना है मार्केट में रन करने का, अगर वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से बिलोंग करता है या फिर आपका योजना सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेस्ड है, तो गवर्नमेंट आपको इसके लिए फंडिंग करती है योजना को आगे बढ़ाने के लिए। बेसिकली अपनी योजना में तीन चीज को मुख्य रूप से रखना चाहिए। एक तो आपका योजना जो हो स्टार्टअप से फंड लेने के लिए, जो आपकी योजना हो सोशल CSR से रिलेटेड हो और सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड हो, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके खरीदार हैं या फिर जो आपके सर्विस का लाभ उठाएंगे आपके स्टार्टअप का, उनको सामाजिक रूप से भी बेनिफिट और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का क्वालिटी मैं बोल सकता हूँ स्पष्ट रूप से। क्वालिटी आपके जो स्टार्टअप्स है यानी आपका योजना है उसका क्वालिटी बेस्ड हो, तो सबसे अच्छा
फंडिंग लेने के लिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट पॉइंट है आपको आपका जो पिच है, यानी आप जो अपना स्लाइड में जो पिच तैयार कर रहे हैं, आपका पिच बहुत मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट प्रभावित हो और वो आपको फंडिंग देने में कोई प्रॉब्लम न करे। तो ये भी फंड लेने का एक अच्छा बेहतर उपाय है। ऐसे तो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन 100% निःशुल्क होता है और आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और पेटेंट की भी जांच, अगर स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आप रजिस्टर करवाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें आपका पेटेंट का जो ये होता है कॉपीराइट का, वो भी आपको क्लियरेंस हो जाता है, जिससे आपकी कोई भी योजना चोरी ना कर सके। तो स्टार्टअप इंडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी यूनिक आइडिया अगर आपका है उसको डेवलप करने के लिए DPIIT रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता है, जनरली हम लोग भी सुनते हैं कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। इसीलिए जनरली लोग स्टार्टअप करना नहीं चाहते हैं या कोई बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, जनरली जॉब को ज्यादा प्रीफर करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों से स्टार्टअप संभव है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि सारे लोग स्टार्टअप कर भी नहीं सकते हैं या सारे लोग बिजनेस कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी उतनी ग्रोथ नहीं होती ना कि वो कुछ नया आइडिया जनरेट कर सके, या फिर अगर नया आइडिया जनरेट कर भी दे फिर भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि इसके लिए 2-3 चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेशेंस या पेशेंस या फिर डिटरमाइंड होना कंप्लीट रूप से, या फिर एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी स्टार्टअप्स को लेके एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे होता है कभी कभार हम लोग अपना वर्क कर रहे होते हैं, उसी टाइम माइंड से ये पता है कि यार नहीं होगा या कुछ ऐसा जो निगेटिव वो करे, तो वो जो होता है। दूसरी नंबर बात ये टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं अपने स्टार्टअप्स को लेके, यानी सपोज दैट कि जैसे अगर कोई इंक्यूबेशन का कोई प्रोग्राम है या फिर कहीं स्टार्टअप्स का कोई प्रोग्राम है और वहाँ आपको आमंत्रित किया गया है, तो वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। और ऐसे ही होते नेटवर्क डेवलप होते मेनली ये नेटवर्क डेवलप करने की बात है। अगर आप अच्छा नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं अपने स्टार्टअप्स के लिए, तो बहुत जल्द आपका ग्रोथ पोजीशन आ जाता है। ऐसे तो कोई भी स्टार्टअप इंट्रोडक्शन प्रोसेस से ग्रोथ प्रोसेस आने में काफी समय लेता है। रीजन यही है, बस मार्केट का जो आपकी मार्केटिंग का जो पॉलिसी है, जो प्लान है आपका, वो तेज होना चाहिए। 15 जनवरी 2025 तक का जो ये करता है कि 1.59 लाख स्टार्टअप आपको लिए है, बट उनमें से सेलेक्ट बहुत ही कम हुए हैं। ऐसे तो अभी क्वेश्चन याद होते तो हम सवाल करते जरूर, एक बार आपको क्या स्टडी किया है, बट मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे में कुछ बता दूं, लगभग 5% स्टार्टअप किए, यानी आउट ऑफ 9.59 लाख स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से मात्र 4.75% यानी अब लगभग 5% स्टार्टअप तक। तो मैं ये हम लोग अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन जो स्टार्टअप एक्सीलरेट होता है, और उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि बस वही जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके जो आपस में को एप्लीकेट होते हैं, एप्लीकेट और एप्लीकेट या फिर और भी टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स का टीम यानी टीम मेंबर्स का साथ होता क्या है। जनरली आज के डेट में स्टार्टअप ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनका एकेडमिक भी है, और एक तो है कि अगर जॉब नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, अगर जॉब नहीं होगा तो कोई बिजनेस कर लेगा। अगर ऐसी मेंटलिटी है, ऐसी मानसिकता है, तब तो आप ये पहले बार से
कोशिश कर लीजिए, आप जॉब ही करना पसंद करें, स्टार्टअप नहीं होने वाला। स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के लिए आपको ये माइंड सेट करना हो कि जॉब तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे जब करना है स्टार्टअप करना है। और उसके बाद लगभग अच्छा खासा, अगर स्टार्टअप डेवलप करने की बात की जाए तो लगभग 2 से 3 वर्ष अगर लगातार वर्क कर रहे हैं आप, तो आपको टाइम लगेगा। तब जाकर और टीम मेंबर्स का बराबर सहयोग रहेगा। और उसके बाद अपना टीम डेवलप करके बस स्टार्टअप रिकॉग्नाइज भी करवा लिए हैं, तो भी आपको इससे का लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए इसमें डेडिकेशन मस्ट है और टीम मेंबर का सपोर्ट बहुत ज्यादा मस्ट है। देखिए, इसमें एक चीज और भी देखा जाता है, बिना पैसे का भी स्टार्टअप डेवलप होता है। ये हम पहले भी थोड़ा देर पहले बोले हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है मैंने नहीं रखता, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास आपके प्रोजेक्ट से संबंधित पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी नंबर बात कि जब भी आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी नया यूनिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रिसर्च कर लेना होता है, एनालाइज कर लेना होता है कि जो आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं उसका पहले से कहीं कोई मतलब पेटेंट तो नहीं है, या फिर पहले से कोई इस आइडिया पे, इस पॉइंट पे वर्क तो नहीं कर रहा है, या उसके सिमिलर वर्क तो नहीं कर रहा है। जनरली अगर ऐसा हुआ तो फिर भी प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कोई और पेटेंट करवाए हुए हैं और देन आफ्टर आप उस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर क्लेम आ सकता है आपके ऊपर। ये सारी बातें आती हैं, तो सबसे पहले तो रिसर्च और एनालाइज कर लेना आपके आइडिया का जरूरी है कि आप कैसे अपने आइडिया को लाएंगे, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम या ये क्लेम का कोई प्रॉब्लम ना हो। फंडिंग की बात मैं बोल रहा था, एक्चुअली क्राउड फंडिंग या बूट कैम्प या फिर एंजल इन्वेस्टर सबसे बड़ा अभी जो रेवेन्यू जनरेशन में एक्चुअली 2% के रेवेन्यू पे आपके स्टार्टअप्स को या आपके यूनिक आइडिया को जो एंजल इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, वो भी एक बेस्ट क्राउड फंडिंग का या फिर फंडिंग का एक बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप अपने स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं। जनरली लीगल प्रोविजन जो होता है, लीगल प्रोविजन जितने भी हैं, उन्हें स्टार्टिंग में यानी पेटेंट जब आप करवा रहे होते हैं उसी टाइम आपको अपना जो लीगल यानी जो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी LLP हो गया या प्राइवेट लिमिटेड हो गई या फिर सेक्शन 8 हो गया, जैसा भी हो जो आपके आइडिया को सूट करता हो, उससे रजिस्टर्ड यानी लीगल पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए। और देन आप पेटेंट करवाकर और फिर आइडिया को पिच करना चाहिए, ताकि क्राउड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टर से संबंधित आपको फंडिंग प्रोवाइड हो, ताकि आप अपना बिजनेस डेवलप कर सके, जिसमें हम लोगों का 100% सपोर्टिव है। हम लोगों का इंक्यूबेटर फाउंडेशन है जो 100% क्राउड फंडिंग या फिर जनरल फंडिंग को सपोर्ट करता है। अब बिजनेस प्लान जो आप बना रहे होते हैं और उसका पिचिंग कर रहे होते हैं, उससे पहले आपको एक BOS तैयार करना होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपका है, यानी सर्विस यूनिट हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट का कंप्लीट एनालाइज करके एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उसके बाद उसे रजिस्टर करवाया जाता है, ताकि पिचिंग जब आप दे रहे होते हैं या फिर कॉपीराइट इशू के कारण उसे करवाया जाता है, ताकि आपको कोई टीम का, जैसा कि मैं बताया हूँ, टीम का एक अहम रोल होता है। अगर स्टार्टअप में आपके टीम सहयोगी नहीं है या फिर आपके इक्वल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको टीम तुरंत बदल लेना चाहिए, नहीं तो आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है। जैसा मैं बतला दूं, अगर बराबर का सपोर्ट अगर आपको टीम से न मिले तो फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि सिंगल पर्सन कभी किसी स्टार्टअप को डेवलप नहीं कर सकते। इसमें कंप्लीट टीम वर्क होता है, तो इसलिए टीम मजबूत रखना चाहिए। और मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों को
कि कभी भी जब स्टार्टअप करें तो 3 पॉइंट जो स्टार्टिंग है, यानी आपका टीम मजबूत हो, दूसरा आपका लीगल डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं वो सब क्लियर हो, और तीसरा कि पेटेंट 100%। देन आफ्टर किसी यूनिक आइडिया को आप प्रोसीड करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रॉब्लम किसी के स्टार्टअप को या किसी के बिजनेस को मार्केटिंग का होता है। अब मार्केटिंग के विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी क्वालिटी बेचते और आप मार्केट में जो आपके सप्लायर हैं उन्हें मार्केटिंग अगर आप सही देंगे फिर आपका मार्केटिंग ये बस एक और चीज है, भले ही आपका स्टार्टअप इनोवेटिव है बट आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस्ड नहीं है। अगर क्वालिटी नहीं है आपके प्रोडक्ट में और आपका स्टार्टअप नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत। अगर आप स्टार्टिंग में ग्रोथ कर भी रहेगा अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने सर्विस को लेके, लेकिन मेच्योरिटी लेवल तक जाते जाते डिक्लाइन का स्टेज आ सकता है अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो। सभी लोग जानते हैं क्वालिटी को लोग प्रीफर करते हैं, और हाँ अमाउंट, यानी आपका जो क्वालिटी को आप दे रहे हैं बट जो अमाउंट जो आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं या प्रोडक्ट का जो एमआरपी ले रहे हैं उसका जो एक प्राइसिंग होना चाहिए वो कंप्लीट रूप से रिलेट करता हो मार्केट को भी और आपके प्रोडक्शन को भी। यानी कहा जाए तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट से जो आपका प्राइस लिस्ट है वो लगभग अगर आप 20% to 22% यानी अप टू 25% तक अगर आप देते हैं प्रोडक्शन टू एमआरपी तो देन आफ्टर आपका मैनेज हो सकता है। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान बनाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसका जो प्राइसिंग हो वो क्वालिटी को भी और कम से कम मार्केट डिमांड को या मार्केट का जो एक रिस्पॉन्ड है उसको वो फॉलो करें। तब जाकर आपका जो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा